फ्रेंड्स, मैं राजू सर आप सभी को मैं अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को समास लेकर आया हूं जो आप लोगों को एग्जाम में बहुत ही जरूरी है और एग्जाम के व्यू से आप लोगों को बहुत ही हेल्पफुल भी होगी। तो चलिए ध्यान दीजिएगा और मैं आप लोगों को ये जो समास पढ़ाऊंगा ट्रिक के साथ बताऊंगा जो आप लोग को समास पहचानने में दिक्कत ना हो। बच्चे हर चीज पहचान तो लेते हैं, मतलब बस दो ऐसे चीज होते हैं जो बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। एक होता है तत्पुरुष समास समझना और एक होता है कर्मधारय समास समझना। ठीक है, तो वही चीज को आज मैं आप लोगों को क्लियर करूंगा। तो चलिए ध्यान दीजिएगा। आप लोग का पहला ध्यान दीजिए, टॉपिक था आप लोग का समास। टॉपिक क्या था? समास। देखिए, समास का मतलब होता है कि जब दो पद एक साथ मिलते हैं, जब दो नए पद, यहां पर लिखा हुआ है दो या दो से अधिक शब्द, दो या दो से अधिक शब्द या पद, ठीक है, मिलकर जो नया और छोटा शब्द बनाता है उस शब्द को हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। यानी कहा जाता है जब दो ऐसा पद हो, दो ऐसा पद हो जो क्या दोनों एक साथ मिलेगा और मिलने के क्रम में जब एक नया और छोटा शब्द बनाएगा वही क्या कहलाएगा? समास कहलाएगा। अब देखिए शब्द कौन कौन है। एक शब्द हम लिए हैं राज और एक शब्द हम लिए हैं पुरुष। ये दोनों शब्द हैं। जब दोनों शब्द एक दूसरे के साथ जब जुड़ता है तो क्या बनाता है? राजपुरुष। क्या बनाएगा? राजपुरुष। एक छोटा शब्द बना। अब ध्यान दीजिए, एक है स्वर्ग और एक है प्राप्त। इसको क्या बनेगा? स्वर्ग प्राप्त। इसमें विभक्ति चिन्ह का लोप रहता है। समास में देखिएगा कहीं कहीं कुछ ऐसे शब्द जो होते हैं उसमें क्या होता है? विभक्ति चिन्ह का लोप रहता है। हम आगे आप लोग को बताएंगे कर्मधारय समास में। ठीक है, तो आगे ध्यान दीजिए। अब इसमें क्या था? स्वर्ग क्या था? एक पहला पद और प्राप्त क्या था? एक दूसरा पद। अब ये दोनों पद जब मिला तो एक क्या दिया हमको? एक तीसरा और नया शब्द बनाकर दिया हमको और वो नया शब्द क्या था? स्वर्ग प्राप्त था। अब आगे आप लोग को हम बताएंगे, ध्यान दीजिएगा कि आगे आप लोग को इसमें जानना है कि आखिर समास कितने प्रकार के होते हैं। समास तो समझिए कि दो पद का मेला नया नया दो शब्द मिलेगा और एक तीसरा नया शब्द का निर्माण करेगा। उसके बाद हम लोग जानेंगे इसमें समास के प्रकार क्या होते हैं। चलिए ध्यान दीजिए। अब आगे आप लोग का समास के प्रकार क्या था? समास के प्रकार आगे आप लोग को जानना है। देखिए, पहला हमने आप लोग को तत्पुरुष समास के बारे में, पहला किसके बारे में जानेंगे? तत्पुरुष समास। दूसरा हम जानेंगे कर्मधारय समास के बारे में। दूसरा क्या जानेंगे? कर्मधारय। तीसरा हम लोग जानेंगे बहुव्रीहि समास। तीसरा क्या जानेंगे? बहुव्रीहि समास। चौथा हम जानेंगे द्वंद्व समास के बारे में। चौथा क्या जानेंगे? द्वंद्व समास। पांचवा आप लोग का हो जाएगा द्विगु समास। छठा हो जाएगा अव्ययीभाव समास और एक सातवां जो आप लोग को पढ़ना हुआ है नज्ञ समास। ठीक है, सातवां क्या पढ़ना है? नज्ञ समास। ये बुक में भी कहीं देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, लेकिन अगर एक ऑब्जेक्टिव में अगर आप लोग को पूछ दे कि सर कि समास कितने प्रकार के होते हैं, तो आप लोग अगर देखा जाए एक बुक के अनुसार, ठीक है, तो उसमें आप लोग को 6 दिया रहता है। क्या दिया रहता है? 6 प्रकार का दिया है, लेकिन हम आप लोग को क्या पढ़ा है? 7 प्रकार का पढ़ा है। सातवां क्या पढ़ा आप लोग को? नए समास पढ़ रहा है। और ये एक जो आता है ना, एक हम इसको अपवाद में भी पढ़ते हैं। इसको हम अपवाद में याद रखते हैं। ठीक है, अगर आप लोग को एग्जाम में अगर ऑप्शन में अगर 6 नहीं दे, अगर 7 दे तो आप लोग 7 टिक लगाइए। अगर ऑप्शन में अगर 6 दे तो 6 को टिक लगाइए। आप दोनों ध्यान में रखिएगा। अगर ऑप्शन में अगर 6 दिया हो और 7 दिया हो तो टिक किसको लगाइएगा? 7 को टिक लगाइएगा। अगर 7 नहीं दिया है तो 6 को टिक लगाइएगा। ठीक है, तो चलिए हम आगे आप लोग को हम जानेंगे। पहला जानेंगे हम लोग तत्पुरुष समास के बारे में। क्या जानेंगे हम लोग? तत्पुरुष समास। चलिए, अब अगला पहला था आप लोग का तत्पुरुष समास के बारे में जानना कि तत्पुरुष समास की पहचान कैसे करेंगे। तो देखिए, कहा जाता है जब आप किसी समास का, जब आप समास का विग्रह करिएगा तो विग्रह करने पर दोनों शब्दों के बीच विभक्ति को, का, की, उसके बाद क्या आएगा? के लिए, रा, री, री, मी, सी, पर, पी
अगर आता है तो ये सब क्या कहलाते हैं? तत्पुरुष समास कहलाते हैं। जब आप इसको तोड़िएगा, जब आप इसको क्या करिएगा, समास को तोड़िएगा, विग्रह करिएगा, तो विग्रह में आपको क्या क्या प्राप्त होगा? क्या क्या? एक आपको प्राप्त होगा को हो सकता है, या का हो सकता है, या की हो सकता है, या के लिए आएगा, या रा, या री आएगा, या री आएगा, या क्या आएगा, मी, या सी आ सकता है, या पर आ सकता है, या पी आ सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखिएगा, हम लिए हैं रसोई घर। क्या लिए? रसोई घर। यानी कि अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप सीधे ध्यान रखिए कि तत्पुरुष समास में विभक्ति चिन्ह जो होता है वह छुपा रहता है। तत्पुरुष समास में क्या रहता है? विभक्ति चिन्ह छुपा रहता है। इसको ध्यान में एकदम रखिए। एग्जाम्पल हम लिए रसोई घर। अब रसोई घर का जब विग्रह किया गया तो बनता है रसोई के लिए घर। क्या बनता है? रसोई के लिए घर। और यहां पर के लिए क्या है? एक विभक्ति चिन्ह है। के लिए क्या है? एक विभक्ति चिन्ह जो छुपा हुआ है। यहां पर रसोई घर लिखे तो रसोई घर खाना कैसे बनता है? खाना बनाने के लिए घर। प्रेम मग्न, क्या लिखा हुआ है? प्रेम में मग्न। अब जो प्रेम में मग्न है वह क्या कहलाएगा? प्रेम मग्न। इसमें में विभक्ति चिन्ह छुपा हुआ है। अगला यहां पर आप लोग को चिड़ी मार, चिड़िया को मारने वाला। अब यहां पर को जो है ना, को इसमें क्या है? एक विभक्ति चिन्ह है जो चिड़िया को मारने का काम कर रहा है। तो चलिए अब इसके बाद हम दूसरा लेके चलते हैं। दूसरा आप लोग का है कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास पर ध्यान दीजिए आप लोग, चलिए ध्यान दीजिए। अब आप लोग को दूसरा था कर्मधारय समास के बारे में जानना। कर्मधारय समास कैसे पहचानेंगे? तो देखिए पहला हम लोग इसका ध्यान रखेंगे हम लोग कि इस समास में उत्तर पद की विशेषता बताई जाती है। उत्तर पद की विशेषता। देखिए उत्तर पद जो होता है ना, उत्तर पद को हम प्रथम पद कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रथम पद, या उसको हम शब्द कहते हैं। उत्तर पद का मतलब क्या होता है? प्रथम पद या शब्द कहते हैं। दूसरा हम क्या ध्यान रखेंगे कि उत्तर पद में कैसे का जवाब मिलता है, कि कोई काम कैसा है। अब कमल है नीलकमल, तो नीलकमल कैसा है? नीला है। यानी कि यहां पर हमको किसका जवाब मिलता है? कैसे का जवाब मिल जाएगा। तत्पुरुष समास में क्या था आप लोग का? अलग था, और कर्मधारय समास अलग है। कर्मधारय समास में हमको क्या मिलेगा? कैसे का जवाब मिलेगा। किसका जवाब मिलेगा? कैसे का। तीसरा पार्ट याद रखेंगे कि इस समास का जैसे ही आप विग्रह करिएगा तो बीच में क्या होगा? बीच में है जो, बीच में क्या आएगा? है जो तथा के समान शब्द आता है। यानी कि इसको अगर कहा जाए दोनों का बात पे तो हम इसको लिख सकते हैं उपमा दी जाती है, यानी तुलना करते हैं। उपमा वाला क्या करते हैं? तुलना। यानी कि हमको क्या क्या प्राप्त हो सकता है? इसमें हमको पहला ध्यान रखेंगे कि उत्तर पद का हमको क्या मिलता है? विशेषता पता चलता है प्रथम पद का। दूसरा याद रखें कि इस समास में कैसे का जवाब मिल जाता है हमको। और तीसरा पॉइंट इसका याद रखेंगे कि यह इसकी उपमा दी जाती है। क्या दी जाती है? उपमा दी जाती है। अब देखिए एग्जाम्पल के तौर पर हम लिखे हैं नीलकमल। क्या लिखा है? नीलकमल। नीलकमल का मतलब क्या है? जो कमल है वह किसके समान है? नीला के समान। तो वही लिखा है नीला है जो कमल। हम तीसरा पॉइंट हम बता रहे हैं आपको कि है जो आ जाए। है जो, देखिए यहां पर है जो आया है कि नहीं? है जो। जहां पर है जो का बात हो गया, जहां पर उपमा का बात हो गया, वह क्या कहलाएगा? कर्मधारय समास कहलाएगा। फिर देखिए फिर कहता है काली मिर्च। फिर क्या कहता है? काली मिर्च। तो काली मिर्च क्या है? जो मिर्च होगा, जो मिर्ची होगी वह कैसी होगी? काली। देखिए काली है जो मिर्च। यहां पर है जो का बात आ गया। फिर ध्यान दीजिए, फिर कहता है महाराजा। महाराजा को अगर हम विग्रह करेंगे तो क्या पता चलेगा? महान है जो राजा। फिर यहां पर है जो आया कि नहीं? जिसका हमको जवाब मिल जाए, कैसे का जवाब मिल रहा हो, वो भी क्या कहलाएगा? कर्मधारय समास। जो जिसमें पहला पद की विशेषता बता, देखो पहला पद क्या रहा है? नील। ठीक है, और ये विशेषता बता रहा है कि कमल की विशेषता बता रहा है पहला पद। यहां पर देखिए मिर्च की विशेषता बता रहा है पहला पद काली। राजा का विशेषता बता रहा है पहला पद क्या? राजा महान है। यहां तक कोई दिक्कत?
नहीं दिक्कत है तो चलिए आगे हम लोग ध्यान देते हैं बहुव्रीहि समास पर। चलिए अब आगे ध्यान दीजिएगा, आप लोग तीसरा है बहुव्रीहि समास। तो बहुव्रीहि समास में क्या होता है कि पहला पद और दूसरा पद मिलकर किसी तीसरा का बोध कराएगा। दो पद मिलेगा, तीसरा इंसान का बोध कराएगा। पहला पद और दूसरा पद मिलकर किसका बोध कराएगा? किसी तीसरे का बोध कराएगा। यानी कि अगर नोट में देखिए तो याद रखिएगा, इसमें देवी देवता का नाम आएगा। किसका नाम आएगा? देवी देवता का नाम आता है। जैसे में लिखिए चंद्रशेखर, क्या लिखा रहा है? चंद्रशेखर। चंद्र किसके सिर पर? किसके सिर पर चंद्र है? महादेव, एक ईश्वर का नाम आ रहा है। चतुरानन, चार आनंद, चतुरानन, एक चतुर और एक आनंद। चतुर का मतलब चार, आनंद का मतलब सिर। अब चतुरानन किसे कहा गया? ब्रह्मा को। ब्रह्मा जी के पास चार वो मुख है, चार सिर है। फिर कहा जाता है वीणा पानी। वीणा पानी को अगर विग्रह करिएगा तो वीणा अलग हो जाएगा, पानी अलग हो जाएगा। वीणा पानी, तो वीणा पानी किसके हाथ में वीणा है? पानी मतलब हाथ, वीणा मतलब वीणा, तो क्या हो जाएगा? सरस्वती। और यहां पर देखिएगा तो और ध्यान दीजिएगा, हम लिख सकते हैं दशानन। दशानन, दशानन, दशा का मतलब क्या हो जाएगा? 10, और आनंद का मतलब क्या हो जाएगा? सिर। यानी कि किसके 10 सिर है? रावण की। यानी कि यहां पर जो भी नाम आएगा ना, किसका नाम आएगा? देवी देवता का नाम आएगा। चलिए अब चौथा रहेगा आप लोग का, बस चलिए ध्यान दीजिए। चौथा था आप लोग का द्वंद्व समास के बारे में। तो द्वंद्व समास में क्या होता है कि इनके बीच योजक चिन्ह लगा होता है। योजक चिन्ह का मतलब बीच में हाइफन का चिन्ह लगा रहेगा, ठीक है। और अगर नोट में ध्यान दे तो नोट में ध्यान दे सकते हैं कि एक दूसरे के विपरीत शब्द जो होते हैं ना, साथ में रहते हैं। विपरीत शब्द क्या है? साथ में, और योजक चिन्ह भी लगा रहेगा। देखिए माता पिता, माता के उल्टा पिता, इसमें योजक चिन्ह लगा हुआ है कि नहीं? दूसरा आएगा भाई बहन, इसमें योजक चिन्ह लगा हुआ है। पाप पुण्य, इसमें क्या है? योजक चिन्ह लगा हुआ है। यानी कि द्वंद्व समास में क्या होता है? जहां पर बीच में हाइफन लगा हो वह क्या कहलाएगा? द्वंद्व समास। लेकिन वो शब्द एक दूसरे का विपरीत होगा, उल्टा होगा, ठीक है। जैसे मैं यहां पर बता, माता पिता, भाई बहन, पाप पुण्य। चलिए पांचवा है आप लोग का द्विगु समास। द्विगु समास में क्या होता है कि पहला पद जो होता है हमेशा संख्यावाची, यानी पहले का जो शब्द होगा वह संख्या का बोध कराएगा। किसका बोध कराएगा? संख्या का। जैसे लिखे त्रिलोकी, तो त्रि यानी त्रि माने होता है तीन। त्रि का मतलब क्या होता है? तीन। लोकी मतलब लोक, तीन लोक। पंचवटी, वटी का मतलब होता है कुटिया। वटी का मतलब क्या है? कुटिया, ठीक है। पंचवटी का मतलब पांच कुटिया। पांच, पंच माने पांच, पंच माने पांच। यानी पहला पद क्या है? संख्या का बोध कर रहा है। इसमें होता है 6 माही, 6 महीने पर जो एग्जाम दिया जाता है आप लोग का 6 माही, उसका होता है द्विवर्णी, ठीक है। उसका हम लिख दिए 21, 25, ये सब क्या है? संख्या का बोध कराता है। और ये सब कौन से सब आएंगे? द्विगु समास के अंतर्गत आएंगे। चलिए ध्यान दीजिए, छठा नंबर था आप लोग का अव्ययभाव समास। तो अव्ययभाव समास पहचानने का ट्रिक क्या है कि शब्द के शुरुआत में ओ आ सकता है, आ सकता है, अन आएगा, यथा रहेगा, अति रहेगा, प्र लगा रहेगा, भर लगा रहेगा और बे लगा रहेगा। शब्द की किसी भी शब्द के शुरू में लगा होगा वह क्या कहलाएगा? अव्ययभाव समास कहलाएगा। दूसरा ट्रिक याद रखिएगा कि इसमें दोनों शब्द जो होंगे ना समान हो सकते हैं। दोनों शब्द क्या हो सकते हैं? समान। जैसे में देखिए हम पहला नियम के अनुसार देखिए क्या लिखा है? प्र लगा हो, जिससे प्रतिदिन, प्रतिमा, यथा लगा हो, यथाशक्ति, ठीक है। उसके बाद हम दूसरा पॉइंट में बताएं आप लोग को कि दोनों शब्द समान अगर है, एक साथ है, उनके बीच योजक चिन्ह लगा हो, दोनों शब्द क्या हो? समान हो और उनके बीच योजक चिन्ह लगा हो, तो वो क्या कहलाते हैं? अव्ययभाव समास का। जैसे कि देखिए जल्दी जल्दी, यहां पर जो चिन्ह लगा हुआ है क्या है? योजक चिन्ह लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? योजक। क्या चिन्ह लगा हुआ है? योजक चिन्ह लगा हुआ है। इसमें भी लगा हुआ है योजक चिन्ह। लेकिन ये दोनों शब्द क्या है? समान। दोनों शब्द समान हो और क्या हो? बीच में योजक चिन्ह लगा हो, तो वो भी क्या कहलाते हैं? अव्ययभाव समास कहलाते हैं।
चलिए, 7वां नंबर था आप लोग का नए समास, नज्ञ समास। ये जो होता है ना, नकारात्मक शब्द आते हैं इसमें। क्या आते हैं? नकारात्मक शब्द। ध्यान दीजिए, जैसे कि असत्य हो गया, अधर्म हो जाएगा, अन्याय हो जाएगा, ये सब क्या है? एक नज्ञ समास है जो नकारात्मकता का बोध कराएगा, वही क्या कहलाएगा? नज्ञ समास कहलाएगा। तो आप लोग को इस समास में 7 समास पढ़ाया आप लोग को। पहला था तत्पुरुष, दूसरा था कर्मधारय, तीसरा बहुव्रीहि, चौथा द्वंद्व, पांचवा द्विगु, छठा था आप लोग का अव्यय भाव और 7वां था नज्ञ समास। नज्ञ समास को सीधे याद रखना है, नकारात्मक चीज का बोध कराएगा, वह क्या कहलाएगा? नज्ञ समास कहलाएगा। चलिए, आज आप लोग को इस वीडियो में समास हमारे अनुसार आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।